हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नीट का एक एग्ज़ाम पेपर जो कि 2016 फ़ेज़ 1 का है। उस टाइम पे 2 फेजेस में हुआ था, तो ये फ़ेज़ 1 का पेपर है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो कि आजकल पेपर आ रहा है, जो पिछले लास्ट 3 ईयर से पेपर आ रहा है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सॉल्विंग वाले न्यूमेरिकल्स ऐसा लगेंगे कि ज़्यादा है, जैसे कि ये न्यूमेरिकल देखने में आपको लग रहा है कि काफ़ी लेंदी है, जबकि आई विल शेयर यू सम ट्रिक्स, मीन्स कि विद इन सेकेंड हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं बिना सॉल्व करें। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना ज़्यादा डीपली सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें कैलकुलेटर की या लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, बट लेकिन हम ये देखेंगे कि बिना लॉग टेबल या कैलकुलेटर के किस अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ सकती थी लॉग की, बट बिना लॉग के कैसे करेंगे, तो वो देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना सो दैट कि आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, ताकि हमें ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हैं, तो पहले उन्हें ख़त्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करेंगे। इसके अंदर आपको CH4 अमोनिया एंड वाटर दिया हुआ है। तो इसमें कुछ आपसे फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले तो अब देख लेते हैं कि किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो आप तो ये जानते ही होंगे कि ये हमारा एक रेगुलर स्ट्रक्चर है जिसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है 109.5, ठीक है, CH4 के अंदर। बट जो अमोनिया में होता है उसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम, ठीक है। उसके बाद जो वाटर होता है, वाटर के अंदर और भी ज़्यादा बॉन्ड एंगल कितना होता है, कम। तो एक तो ये बात है। अब देख लेते हैं पूछा क्या है। द CHC यानी कि कोई भी ये जो बॉन्ड एंगल है इन CH4 HNH और वाटर में आर ऑल ग्रेटर देन 90। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। द OHO बॉन्ड इन H2O इज़ लार्जर देन दिस HCH बॉन्ड इन। कह रहे हैं कि ये जो वाटर का बॉन्ड एंगल है ना, वो इस बॉन्ड एंगल से क्या है, इससे क्या है, लार्जर। पर ये तो गलत है, क्योंकि वाटर का बॉन्ड एंगल तो क्या होता है, कम। तो इसका फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो यही ऑप्शन होगा, नीचे की हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि एक्स एंड वाई क्या हैं। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एल्काइन। आप इसके अंदर क्या डालेंगे, सोडामाइड। तो जब आप इसमें ये डालेंगे तो यहाँ पे एन लगेगा और फिर ये जो पूरा ग्रुप है ये लग जाएगा। तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। तो पहले इसका नाम देख लीजिए, 1 2 3 4। 4 को क्या कहेंगे, ब्यूटवनाइन। तो हमें एक्स मिल गया है, ब्यूटवनाइन। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 में से आंसर हो सकता है। बट आगे इसमें क्या बोला है कि आपके पास ये आपके सामने जो प्रोडक्ट आया इसमें दोबारा वही रिएक्शन करनी है। तो आप खुद ही देखिए कि CH2 यहाँ पे CH3 दोबारा से लग जाएगा। तो कितने कार्बन हो गए इसमें, टोटल 6। और यहाँ पे देखिए कौन सी पोजीशन पे जाके हमारे पास वो आ रहा है, ये 2, वेट, ये फर्स्ट कार्बन, ये बीच वाला सेकंड और ये थर्ड कार्बन पे जाके ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो आपके पास वाई क्या होगा, हेक्साइन, 3 हेक्साइन, 2 पे तो नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, 1 इज़ द राइट आंसर। तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आपको क्या पूछा है कि इसके अंदर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो देखिए आपके पास जो ऑक्सो एसिड होते हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सो एसिड, जिसमें एटलीस्ट OH तो ग्रुप होगा ही होगा। एक Cl लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करो, ClO लगा दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करो, ClO2, नेक्स्ट ClO3। कहने का मतलब ये HOCl, HClO2, HClO3, ये 4 ऑक्सो एसिड होते हैं क्लोरीन के। तो इसमें इस तरफ जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या बढ़ता है, क्या होता है, इंक्रीज़। क्योंकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो क्या होगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड यहाँ पे। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो अब ध्यान से पढ़ना कि इस तरफ जाएंगे, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी क्लोरीन की, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। तो HClO4 सबसे ज़्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ढूंढ लीजिए 4 3 2 1। तो इसमें 4 3 2 1 यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। तो इसको देखते हैं। इसमें बोला है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस व्हेन टाइम इज़ 10 सेकेंड। जब टाइम 10 सेकेंड हुए तो रिएक्शन का रेट कितना था, 0.04। जब टाइम 20 सेकेंड हो गया उस समय रिएक्शन का जो रेट है वो कितना है, 0.03। हाफ लाइफ पूछी है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि इसको बिना पूरा सॉल्व करे भी हम कैसे अचीव करेंगे बिना कैलकुलेटर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही तसल्ली से।
ठीक है, तो एक बार मैं वैल्यूज़ देख लेती हूँ 10 20। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको पता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन में के। तो आपको पहले के चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्डर में हम के कैसे निकालते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू फाइनल कंसनट्रेशन। अब हमें कंसनट्रेशन नहीं दे रखी, हमें रेट दे रखा है, पर हम ये जानते हैं कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर में 1 पावर पर डिपेंड करता है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो हम इसकी जगह पर ये क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर में ये बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो ए की जगह हम पहला और बाद का रेट लिख सकते हैं। दैट्स राइट। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा, क्योंकि आपको कम टाइम में क्वेश्चन करना है। तो के विल बी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग इनिशियल रेट व्हेन टाइम 10 सेकेंड था बाय बाद वाला रेट, राइट। तो अब एक बार यहाँ पे टाइम में कितना चेंज है, 20 - 10 अपॉन में लॉग इनिशियली रेट कितना है 0.04, थोड़ी देर में स्पीड कम हो गई है। अब इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसको बिना कैलकुलेटर के देखो कैसे करूँगी और पेपर में कैसे करूँगी। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 की टेबल में ये 1.33 पे जाएगा। लॉग टेबल तो वहाँ मिलेगी नहीं आपको, कैलकुलेटर भी नहीं मिलेगा, कैसे करें। सबसे पहले इसको मैं गायब कर दूँगी, 2 की टेबल पे 5 पे जा रहा है, कर दिया। अब इसको कैसे ध्यान रखो, 1.33 ये 13 दिख रहा है ना, इसका आंसर भी 0.13 ही है। एग्जैक्ट आंसर मैं बताती हूँ आपको, जो हमारे पास, जो आपके पास लॉग 1.33 है, इसका आपको वैल्यू याद करनी है, तो ऐसे याद रखना, इसकी वैल्यू 0.13 आती है। पॉइंट में तो होती हैं लोग की वैल्यू 0 पॉइंट से शुरू होती हैं, 1 और 2 के बीच में आंसर हमेशा पॉइंट्स में होते हैं, तो ये है। वैसे इसका लॉग 1.33 का जो एग्जैक्ट लॉग का आंसर है वो 0.124 है, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर हम इसको 13 मान लें, राउंड ऑफ नहीं करें, पर फिर भी मान लो। क्वेश्चन को हमें बिना इतना बड़ा सॉल्व के लॉग टेबल मिलेगी नहीं, कैलकुलेटर होगा नहीं, तो फिर कैसे करोगे। तो जो मैंने आंसर निकाला था 2.33 अपॉन में लॉग यहाँ पे 1.33 आया था, तो इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि हमको 4 ऑप्शन में से चुनना है। अगर ऑप्शन थोड़े डिफरेंट है तो बात बन जाएगी, बिल्कुल साथ एक जैसे हैं तो हाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, और वो ऐसा करेंगे नहीं। इसका मैंने आपको क्या बताया, ये 0.13। अब इसको यहाँ पे आप सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। किस तरीके से, इसको हटाओ 100, 5 की टेबल से कट कीजिए, 5 2 ज़ा 10, बचा 3.6, 2.6 अपॉन में 100, इसको याद रखिएगा। अब हम अपना हाफ लाइफ निकालेंगे। यहाँ पे 0.693 अपॉन में के फॉर्मूला होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ पे अब के की जगह आप क्या रखेंगे, 2.6 इंटू में 100 आया था। अब इस डेसिमल को हटाओ, ऊपर 100 नीचे 3 0, तो आप देख सकते हैं सब कुछ कट गया। 2 की टेबल से इसको कट करने की कोशिश करो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, बचा 1, 2 6 ज़ा 12.5। अब इसको 13 की टेबल से कट कर, 13 की टेबल 3 पे 39 आता है, तो 2 पे क्या आता है, 13 2 ज़ा 26, और आप इसको सॉल्व करना। 2 में आंसर चेक कीजिए आप, देखो मैंने कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, 2 में कोई भी आंसर मिलेगा वही आंसर होगा, तो ऑप्शन सारे बिल्कुल दूर दूर है। तो देखो ये मैंने समझाने में टाइम ले लिया, बट लेकिन आप जब करेंगे ना फटाफट करेंगे, तो इस तरीके से आप आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एड्जॉर्प्शन में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो देखिए जब एड्जॉर्प्शन होता है तो पार्टिकल्स बाहर से सरफेस पे आते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं, तो एंट्रोपी क्या होएगी, डिक्रीज, एनर्जी भी क्या होएगी इसकी, डिक्रीज। एड्जॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी क्या होता है, डिक्रीज। ऑल आर नेगेटिव, तो एक सेकेंड, तो ये ऑल आर नेगेटिव। इस तरीके से हमने अप्रोच कर लिया अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ये बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं जो कि जल्दी हो सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो हो सकता है टाइम लग जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ, इसमें कौन सा ऑर्डर बिल्कुल सही है। तो देखिए जैसे जैसे साइज़ कब बढ़ता है, जब नेगेटिव चार्ज आता है साइज़ बढ़ता है, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा साइज़ कम होगा। तो इसका तो साइज़ सबसे बड़ा, बिल्कुल ठीक है। फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल ठीक है। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, डू नॉट एग्री। फर्स्ट आयनाइजेशन पूछी है, तो देखिए बी यहाँ होता है, सी यहाँ होता है, एन यहाँ होता है, ओ यहाँ होता है, बट इसकी पार्शियल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, ज़्यादा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो, ये ऑप्शन नंबर 2 तो गलत है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर देखिए, फ्लोरीन क्लोरी, फिर कल बाहर आई आंटी,
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम सोचते हैं ऊपर की तरफ बढ़ती है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है, बट लेकिन क्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू शो करता है फ्लोरीन से। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। पर यहाँ तो फ्लोरीन आगे लिखा है तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 मेटेलिक रेडियस, तो ये ठीक है। तो हमारे इसमें 2 आंसर हैं, इन्हें ऑप्शन थोड़ा अलग तरीके से देना चाहिए था, तो शायद इसके बोनस पॉइंट मिले होंगे उस समय। अब हम अपने और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। तो आप इन्हें पढ़ लीजिए, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 कैल्शियम आयन इम्पॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ये नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो केमिस्ट्री में काफ़ी वैसे हैं। कौन सी स्टेटमेंट फिर से पूछा, इनकरेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन इनकरेक्ट के ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप इन विच ट्रिटियम इज़ मोस्ट कॉमन, तो ऐसा तो नहीं है, ट्रिटियम तो लेस कॉमन है क्योंकि मोस्ट कॉमन तो प्रोटियम है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। हाइड्रोजन कैन नेवर एक्ट एज कैटायन इन आयनिक सॉल्ट, कि हाइड्रोजन है वो कैटायन की तरह बिहेव नहीं करता। आयनिक सोल्ट क्या होते हैं, जैसे कि ये एक आयनिक सोल्ट है, क्या क्या हाइड्रोजन एक ये कैटायन है, नहीं, हाइड्रोजन तो एनायन है। तो हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। हाइड्रोनियम आयन फ्रीली एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन में, ये भी सही है। डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज, गलत। डाई हाइड्रोजन यानी H2 तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारे यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और 4, तो फर्स्ट एंड 4 ही आंसर है क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो 4 ऑप्शन पढ़ते हैं फिर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ पाएंगे। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1, कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रिएट्स विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इनोल। अब ये क्या है, पहले इसको पढ़ ही लेते हैं। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप के पास जो हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक, वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन रखेगा तो हाइड्रोजन जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, H इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो कार्बन पे माइनस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि यहाँ पे, फिर ये ऐसे, दिस एंड दिस, तो ये अपनी इनोल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ लग गया, ये इनोल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, तो इसे कहते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम को टोटोमेरिज्म कहते हैं। चलो, तो इनमें पूछा है कि कार्बोनिल के साइड में जब अल्फा कार्बन होता है ना तो वो इक्विलिब्रियम शो नहीं करता, नेवर लिखा है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, हमसे करेक्ट पूछा है। अगला क्वेश्चन, अ कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रिएट, यहाँ तक तो ठीक है, विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इनोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एल्डिहाइड कीटोन, नहीं, इसे एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम नहीं कहते, मैंने कहा था ना कीटो, इधर लिखा था इनोल, इनोल फॉर्म आती है कीटोन के साथ ना कि एल्डिहाइड फॉर्म, ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, अ कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रिएट्स, यहाँ तक ठीक है, विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इनोल दिस प्रोसेस कार्बोनाइल, ये भी गलत है, यहाँ लिखा है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ना थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी कि बिना इसको पूरा सॉल्व करे हम इसे आंसर विद इन अ सेकेंड कैसे ला सकते हैं। अब मैं पहले तो आंसर बता दूंगी फिर क्या ही फ़ायदा है, पहले इसको पूरा भी समझ लेते हैं फिर उसके बाद विद इन अ सेकेंड वाला फंडा समझेंगे। देखिएगा, आपको My और NY3 करके क्या दिया हुआ है, कोई सोल्यूबल सॉल्ट्स, इनसोल्यूबल सॉल्ट्स दिए हुए हैं, लेस सोल्यूबल सॉल्ट्स, इनका KSP वैल्यू सेम दे रखा है, सेम दे रखे हैं, और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये बताना है। आप पहले ऑप्शन को थोड़ा देख लियो, पूछ क्या रहा है, सोल्यूबिलिटी के बारे में ही पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा सोल्यूबल है, किसकी मोलर सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है। तो एक बार देखते हैं इसे हम अप्रोच कैसे करेंगे। देखिए KSP दे रखा है, 2 ऑप्शन है, एक तो आपके पास ये दे रखा है My, इसको AB भी मान सकते हो या AB3 भी मान सकते हो, तो चलो यही मान लेते हैं जो दिए हुए हैं। आपके पास पहला जो सोल्यूबल लेस सोल्यूबल सॉल्ट है वो My दे रखा है, तो आप इसका KSP कैसे लिखेंगे, इसकी सोल्यूबिलिटी S, इसकी S, तो ये हो जाएगा S²। तो जो भी आपको सोल्यूबिलिटी दे रखी है उसका अंडर रूट करेंगे तो आपके पास यहाँ इसकी सोल्यूबिलिटी आ जाएगी 1 पॉइंट। जो NY3 है या जो भी क्वेश्चन था ये MX था मेरे ख्याल से, यहाँ पे NY3 आ गया तो N+3Y नेगेटिव, इसकी सोल्यूबिलिटी S, इसकी S पर आगे क्या लगेगा 3, तो इसका जो KSP है आप वो कैसे लिखेंगे,
n की सोल्यूबिलिटी आएगी यहाँ पे, y की उसकी पावर 3, तो s इंटू में 3s का क्यूब, तो अब 3 का क्यूब 27 और s का क्यूब और s मिलके की पावर 4। तो यहाँ पे तो लॉग पता नहीं क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होगा कि एस पी दे रखा है तो एस निकालना है, तभी सोल्यूबिलिटी चेक करनी है। पर मैं कहती हूँ कि सबकी क्या ही ज़रूरत है। अब एक शॉर्टकट समझिए कि कैसे करेंगे क्वेश्चन। आपको दो चीज़ों की सेम सोल्यूबिलिटी दे रखी है, मान लो कोई ए बी है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना, इसमें कोई कैलकुलेशन शुरू ही नहीं करनी थी। और ए बी 3 टाइप का सोल्ट है, समझ लीजिए इसको ध्यान से। अब आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको सिंपल मैं कह दूं कि किसी की सोल्यूबिलिटी 10 की पावर -6 है और इसकी भी सोल्यूबिलिटी 10 की पावर -6 है, दोनों की सेम सोल्यूबिलिटी है। अब एक बात समझिएगा, ये किसके इक्वल है? इन दोनों की सोल्यूबिलिटी के मल्टीप्लाई के, 2 नंबर के मल्टीप्लाई की वजह से ये बना, और ये कई सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई की वजह से ये नंबर बना। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। ध्यान से समझिएगा, आपको मैंने कहा कि ये आंसर लाना है, दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ एक तो ये और एक ये, इसको ऐसे समझो। और यही सेम वैल्यू किसी 3 नंबर की, मैं 4 भी नहीं 3 नंबर्स ले रही हूँ, ऐसे वहाँ पे 4 पावर था ना, मैं यहाँ सिर्फ 3 ही नंबर ले रही हूँ। यहाँ पे देखो, इन 3 को मल्टीप्लाई करने से ये बना और यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करने से। अब एक बात बताओ कि बड़ा, क्योंकि पावर माइनस में दे रखी है KSP की वैल्यू, इसलिए मैंने माइनस वाले टर्म्स लिए। तो एक बात बताओ कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली कि ये वाली? सेम नंबर लाना है ना हमें, KSP दोनों की सेम दे रखी है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से? जिसकी देखो पावर -2 है वो बड़ी वैल्यू है, इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है? ज़्यादा। और एक बात और, मान लो आपको कहीं पे 8 लाना है सिर्फ 2 नंबर की मल्टीप्लाई से, कहीं पे आपको 8 लाना है 4 नंबर की मल्टीप्लाई से, तो इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? ये वाला केस, ऑब्वियसली ये वाला केस होगा, यहाँ पे बड़े नंबर्स होंगे। बट अगर कोई चीज़ माइनस में दे रखी है, माइनस में, तो यहाँ पे मैं जस्ट एक डिजिट लेके सिखा रही हूँ आपको, बता रही हूँ, माइनस में है तो फिर बड़ा नंबर कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि माइनस भी लगा हुआ है, तो ये नंबर जल्दी आएगा जो बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। पर ये नंबर क्या है आपका? बिग नंबर है, तब जाके बना। तो इसी तरीके से मैं कह रही हूँ, उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कोई ज़रूरत क्यों नहीं है, आपको KSP की एक वैल्यू दे रखी है 6.2 × 10 की पावर -3, तो एक है NMX, तो उसके तो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और एक है NY3, इसके 4 बार S मल्टीप्लाई हो रहा है। तो खुद ही बताओ, एक तो माइनस में लाना है आंसर, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? जैसे मैंने अभी पिछले केस में बताया था, 10 की पावर -3 बड़ा था या 10 की पावर -2? 10 की पावर -2 बड़ा है, तो ये वाला S इसका क्या रहा होगा? बड़ा, तब ये नंबर आया होगा। तो आपका इसका मतलब आपको ये सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ये जो दूसरा वाला नंबर है ना, इसकी सोल्यूबिलिटी क्या रही होगी? ज़्यादा, क्योंकि आपको जो आंसर लाना है वो नेगेटिव में लाना है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, अगर ये क्वेश्चन पेपर में फिर से आ जाए कभी भी, आपको KSP की 2 वैल्यू सेम दे रखी है और बोला है कि कौन सा ज़्यादा सोल्यूबल है, तो कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है कि सोल्यूबिलिटी निकालो आप। ये ध्यान रखना, जो 2 आयन में टूटेगा, अगर आपकी वैल्यू माइनस में है, जो 2 आयन में टूटेगा ना, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? कम, क्योंकि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बन रहा है, और इस केस में 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये नंबर बन रहा है, वो भी माइनस में, तो ये नंबर क्या रहा होगा? बिग, जैसे 10 की पावर -2 था। तो सोल्यूबिलिटी NY3 की ज़्यादा है। तो इसमें बोला है आइडेंटिकल, ये तो गलत, मोलर सोल्यूबिलिटी MY की यहाँ पे लेस दे रखी है इससे, तो ये ऑप्शन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के अंदर अल्फा अमीनो एसिड में कौन से लिंक होते हैं? तो इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रबर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? जो नेचुरल रबर होती है उसके अंदर क्या होते हैं? आइसोप्रीन यूनिट्स, जो कि सिस फॉर्म में अरेंज होती है। ये आपके पॉलीमर वाले चैप्टर में है केमिस्ट्री के, वहाँ से आपको इसकी फ़ोटो भी मिल जाएगी। क्या? पॉलीमर चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15, सारे सिस फॉर्म में होते हैं, सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ऑल 6 कॉन्फ़िगरेशन सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकी मैचिंग करनी है। साइनाइड प्रोसेस, ये आपका मिलेगा एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर में, पेज नंबर 3 पे ही मिल जाएगा। साइनाइड से हम किसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं? साइनाइड से हम गोल्ड वगैरह की या सिल्वर की एक्सट्रैक्शन करते हैं। फ्लोथ फ्लोटेशन सल्फाइड्स का किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये किसका किया जाएगा?
एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। जोन रिफाइनिंग से हम बोरोन मतलब मेटलॉइड्स वगैरह को हम क्या करते हैं, रिफाइन। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, डी के 1 2 हैं। और हमने क्या देखा था, साइनाइड वाला किससे मैच हो रहा था, हमारा साइनाइड वाला मैच हो रहा था ये 4, ए का 4 डी का 1, ए का 4, ये एक ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। K2Cr2 जब SO2 से रिएक्शन करता है, तो ये आपका डी ब्लॉक चैप्टर में से है। K2Cr2O7 जब SO2 से रिएक्शन करता है, पूछता है क्या बनेगा। तो इसमें देखो, ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग। ये इसको +6 स्टेट से 3 में ले जाएगा। क्रोमियम अगर +3 में आएगा, सल्फेट -2 में है, तो क्रोमियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, क्रोमियम सल्फेट, एंड इट्स कलर इज ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का Cr2S ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम के एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको इनके कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो एक सिंपल सी बात है, आपको वो ध्यान रखनी है कि इनके जो एटॉमिक नंबर हैं उनसे पहले कौन सी, मैं इसकी एक वो भी बना दूँगी जल्दी ही, क्या कॉन्फ़िग कैसे करते हैं, बट आप ऐसे समझ लीजिए। जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है। अब काउंट कीजिए अपने फिंगर्स, 54 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 9 इलेक्ट्रॉन्स। जिनॉन के बाद आपको 9 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, जो कि 4 है, 5D और 6S में आपको क्या करना है, प्लेस। तो देखिए कैसे करते हैं इनको प्लेस। तो आपको सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो इनमें आ गए, तो 9 तो इसी में चले गए, 7 बचते हैं। तो 7 के साथ आप किस में डालोगे, इसमें, तो ये होगी यूरोपियम। फिर अगले में 8 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, उसका एटॉमिक नंबर 64 है। 8 कैसे भरोगे, अब 8 यहाँ नहीं फिल कर सकते क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो 7 इधर 1 इधर, ठीक है, इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें कितने भरने हैं, अगले का एटॉमिक नंबर 65, तो 54 के बाद 9 बचे, 2 यहाँ गए, बचे कितने बचे आपके, 9। तो 9 अब इसमें पूरा आ सकता है क्योंकि अब वो सेकंड हम एंटी पेयरिंग वाले डाल रहे हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ढूंढ लो जिसमें 7 इधर हो, 7 इधर हो, 9 इधर, 7 7 9 की चीज़ ढूंढनी है। ऑप्शन नंबर 4 में 7 7 9 आ रहा है और किसी में भी नहीं आ रहा। एक सेकेंड, हाँ यही वाला सही है क्योंकि इसमें तो 5D में भी 1 है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में पड़े हो तो हम किस चीज़ से पहचानेंगे, उनके स्पिन क्वांटम नंबर से पहचानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें बोला है कि कॉपर जब HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, वो भी कॉन्सनट्रेटेड, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। जब भी आपको कॉन्सनट्रेटेड शब्द आ जाए तो वहाँ से एक ब्राउन गैस निकलती है और कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता है, साथ में वाटर तो निकलेगा। तो कॉपर नाइट्रेट और ब्राउन गैस ढूंढ लीजिए, कॉपर नाइट्रेट एंड ब्राउन गैस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपको सिस पेंटीन साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइओल दे रखा है। ये इसको और ट्रांस को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा सिस है एंड कौन सा ट्रांस है। तो देखिएगा ध्यान से, इसे हम कैसे करेंगे। ये आपके पास सिस फॉर्म है, ठीक है, सिस फॉर्म एक ही तरफ होते हैं, मान लो कि इस तरीके से ये सिस फॉर्म है। मैं इसके अंदर ना एसीटोन डाल दूँ, ये हमने कहाँ पढ़ा है, तो ये हमने पढ़ा है एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। ये हमने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ा है, कीटल बनता है जिसमें, तो आप यहाँ से वाटर आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये सिस फॉर्म में है तो ही वाटर निकलेगा और इन दोनों से क्या बन जाएगा, एक कीटल बनेगा, ऐसे ये बन सकता है। पर ट्रांसफॉर्म होती तो ज्योमेट्री सेम साइड नहीं होती। तो इसमें ये तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, एसीटोन इसका आंसर है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कौन सी, भाई सिंपल सी बात है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इस चीज़ को स्पॉन्टेनियस कहते हैं जब एनर्जी घट रही हो सिस्टम की, एंट्रोपी की क्या हो रही हो, इंक्रीज़, तो एनर्जी कम हो रही हो और एंट्रोपी क्या हो रही हो, इंक्रीज़ हो रही हो। तो देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन इस पर सूट कर रहे हो, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं ये वाला बाद में कराऊंगी, नीचे वाले देख लेते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं।
काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं बट लेकिन क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। तो जो आपका ऑर्डर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर होना चाहिए था, बट क्योंकि एफ के पास 3 लोन पेयर है और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कम है, इतनी रिपल्शन होती है कि बॉन्ड वीक है, इतना वीक है कि ये यहाँ रखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, फिर आयोडीन आता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में से एनाल्जेसिक कौन है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नोवेल्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं, हम न्यूमेरिकल्स बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा स्पीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 69 कि H2SO4 और HNO3 आपके पास मिक्स हो गए, ये डाल दिया तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो, क्योंकि जो आपने H2SO4 और HNO3 डाला है उसके अंदर अगर KHSO4 आ जाए, कॉमन आयन इफेक्ट आ जाए ना, तो इसका ना जो ब्रेक होने का रेट है वो कम हो जाएगा, कम टूटेगा। ये कम प्रोड्यूस होगा तो ये भी कम प्रोड्यूस होगा, ये कम प्रोड्यूस होगा तो ये आयंस बनेंगे नहीं, ये नाइट्रोनियम आयन नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस में ज़्यादा रिपल्शन होती है, तो सिंपल है, लोन पेयर में ज़्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम होती है रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर में तो बिल्कुल ही कम रिपल्शन होती है। तो ये रिपल्शन का ऑर्डर है। तो देखते हैं कि कौन सा हमारा सही है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन CaC2 विद नाइट्रोजन। मैं आपको इसकी एक छोटी सी टिप दे रही हूँ इसको समझने के लिए, और वो ये है कि आपके पास CaC2 होता क्या है, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। आप इसमें नाइट्रोजन डाल दो, देखो नाइट्रोजन ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर, तो देखो क्या होगा, जब रिएक्शन होगी ना, एक कार्बन हट के एक नाइट्रोजन यहाँ और एक नाइट्रोजन इस वाले कार्बन पे लग जाएगा, तो ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसे C तो भाग गया और कैल्शियम एज इट इज़ है, तो ये क्या बन गया, CaCN2, N2 है, C एक है, ये बनेगा कैल्शियम कार्बामाइड। तो आप इसको ढूंढ लीजिए, आंसर इसमें कहीं पे भी नहीं है, इन्होंने पूरे पे होल्ड वाइज लगाया जो कि गलत है। यहाँ होना क्या चाहिए, CaCN नीचे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये तो क्लोशियस कैप्लियन इक्वेशन है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मैचिंग करनी है। तो XeF4 का स्ट्रक्चर, XeF6 का स्ट्रक्चर ये होता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसमें ढूंढ लीजिए कहीं है क्या, A का 1, 2 ऑप्शंस में, एक और देखना पड़ेगा हमें, एक और देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल है, B का 3, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। देखो लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड क्या है, आपने सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ा होगा कि जो मेटल होता है वो इस कार्बोनिल को अपने इलेक्ट्रॉन देता है बैक डोनेशन की वजह से, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है और इसका जो बॉन्ड कैरेक्टर है वो कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो देखते हैं कि मैक्सिमम कौन इसको डोनेट कर सकता है, जो ज़्यादा डोनेट करेगा ना उस केस में ये बॉन्ड बढ़ेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम, जिसकी वजह से लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये देख लेते हैं कौन इलेक्ट्रॉन रिच मेटल है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी है, -1, इसकी -2 आ रही है, इसकी तो +1 आ रही है। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल। आप इसको पढ़ लीजिए, मैंने तो पढ़ लिया, मैं साइड में कर देती हूँ इसको आपके लिए। आपको ये पूछा है कि कितना हाइड्रोजन का प्रेशर होना चाहिए। तो देखिए जो हाइड्रोजन है वो जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो H2 बनता है, जो कि ऐसे लिखा नहीं जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका जो E होगा वो क्या होगा, E0 -0.0591 अपॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में प्रेशर ऑफ H+2। इन आपको 0 दे रखा है, चेक कर लीजिएगा, और E0 तो होता ही 0 है, इसको इससे कट करो, -0.0295 लॉग प्रेशर हमको निकालना है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी जो आयन की कंसंट्रेशन होती है प्योर वाटर की 10 की पावर -7 होती है, हाइड्रोजन की, इसकी पावर 2 लगा देंगे। अब ये जो चीज़ है ये उधर जाके क्या हो जाएगी, आप खुद ही करिए, देखो देखो ये उधर जाके क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास ये बचेगा 0 बराबर 8,
हमारे पास क्या बचेगा, लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में प्रेशर ऑफ H+ की पावर 2 इक्वल टू 0। अब लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग जो होता है, एंटी लॉग का मतलब होता है 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 कितना होता है, 1। यहाँ 1 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्रेशर ऑफ H+ की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ कितना था, 10 की पावर -7, जो कि 10 की पावर 14 हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 10 की पावर -14। आई थिंक कि मुझे वीडियो 2 पार्ट्स में बनानी पड़ेगी बिकॉज ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े बहुत जितने हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ रिएक्शन क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है, जो कि मैं एक साथ ही करा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये वाला है, इसमें बोला है व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉर द गिवन एसिड्स, फोस्फीनिक फोस्फोनिक। पहले तो देख लेते हैं फोस्फीनिक फोस्फोनिक क्या होता है। H3PO2 को फोस्फीनिक कहते हैं, फीनिक मैंने कैसे याद रखा है मैं आपको वो बता देती हूँ। फोस्फीनिक, H3PO3 को कहते हैं फोस्फोनिक। अब एक बात बताइए, अब भूल जाए तो ऐसे याद रखना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई और ओ का ही तो डिफरेंस है, आई पहले आता है ओ बाद में आता है, तो इसमें 2 और इसमें 3। ठीक है, अब मैं इनके स्ट्रक्चर्स बनाने जा रही हूँ। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का है, फोस्फीनिक, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का है, फोस्फोनिक। तो अब इसमें देख लीजिए बेसिसिटी किसकी ज़्यादा है, इसमें 2 H आ रहे हैं तो इसकी बेसिसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये डाई बेसिक है और ये मोनोबेसिक है, फोस्फोनिक डाई बेसिक है। तो फोस्फीनिक इज़ मोनोबेसिक मोनोप्रोटिक एसिड वाइल फोस्फोनिक इज डाई। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉग क्या होता है, फॉग क्या होता है, गैस के अंदर लिक्विड फैला हुआ होता है, तो ऑप्शन नंबर 1। अगेन मैं आपको इसका शॉर्टकट बताती हूँ इस क्वेश्चन का, वैसे इसका आप बुक में चेक करोगे तो आपको पूरा लॉन्ग कट मिलेगा, मैं बिल्कुल इसका शॉर्टकट बताती हूँ आपको। सिंपल सी बात है, 1:1 के मोलर रेशो में 2 लिक्विड को मिक्स किया है। ध्यान रखना 1:1, 1:1 का क्या है कि अगर एक के मोल्स निकालने हैं, मान लो बेंजीन के मोल्स निकालने हैं तो ये 1 है, तो टोटल मोल्स कितने हैं नीचे, 1 + 1 यानी हाफ। तो यानी इनका मोल फ्रैक्शन बेंजीन का हाफ है, दूसरी चीज़ का भी हाफ है, सेम कंसनट्रेशन में मिलाए गए हैं, सेम क्वांटिटी में। तो अब एक बात बताओ, जिसका वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में ज़्यादा है उसका तो वेपर फेज में ही तो ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है, सेम। और रोल्स लोग क्या कहते हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन सेम है, तो वेपर प्रेशर दोनों का उतना ही ज़्यादा होगा जितना उनका लिक्विड स्टेट में है। तो देखो बेंजीन का लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर ज़्यादा है और टोल्यूइन का कम है, तो उसकी मात्रा वेपर फेज में किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बेंजीन की परसेंटेज ज़्यादा रही होगी। तो इसमें न्यूमेरिकल से कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि टोटल प्रेशर निकालो फिर आप वाई निकालो कि भाई प्रेशर ऑफ 1 अपॉन में प्रेशर ऑफ टोटल, ऐसा नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखो बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसीलिए उसका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा वेपर स्टेट में, तो वेपर विल कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन पूछी है। तो जो स्टैगर्ड होती है वो हमारी ये वाली स्टैगर्ड है और ये स्टेबल होती है, जबकि इक्लिप्स जो स्ट्रक्चर है वो इतनी स्टेबल नहीं होती है, स्टैटिक हिंड्रेंस एंड बहुत सारे फैक्टर हैं। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज़ लेस स्टेबल, गलत। इक्लिप्स कन्फर्मेशन मोर स्टेबल, गलत। इक्लिप्स कन्फर्मेशन मोर स्टेबल, गलत। स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, बिल्कुल सही। 81 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं हम, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, हमने 3 छोड़ दिए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कौन सी है, देखो अल्कोहल से ईथर बन रहा है, तो ये क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर वाली गएगी क्योंकि ईथर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम प्राइमरी किसी अमीन को एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जब अमीन से कराया जाता है तो क्या बनता है, H2 यहाँ से जाता है, O यहाँ से, शिफ्ट बेस बनता है, शिफ्ट बेस। ये आपके एल्डिहाइड वाले चैप्टर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो शिफ्ट बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक सिंपल सी बात बता देती हूँ, ये जो चीज़ आपको बीच में दिख रही है ना, ये ऐसी सिंपल लग रही है, ठीक है, पर लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जबकि ऐसा नहीं है, ये अलग है। एक चीज़ अगर बाहर ये ऐसे है ना, अगर ये ऑन द पेपर है सपोज करो, तो ये परपेंडिक, जैसे ये चीज़ ऐसे है तो दूसरी चीज़ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये ऑन द पेपर है तो वो एक आउटसाइड और एक इनसाइड द पेपर है, इस तरीके से ये आपस में परपेंडिकुलर है थोड़ा, इस वजह से इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही कुछ और। तो ये जो है आपका ये क्या है, इसमें ना तो फ्री रोटेशन हो सकती है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
कि कौन कौन सी रिएक्शन है। भाई पहले में तो एल्कीन बन रही है, एलिमिनेशन है, दूसरे में सब्स्टिट्यूशन है, तीसरे में साफ एडिशन है। एलिमिनेशन ई ऐसे ढूंढ लो अपना, ए में एलिमिनेशन, बी में सब्स्टिट्यूशन, सी में एडिशन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। 90 के क्वेश्चन पे चलेंगे हम। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बन आयन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द, भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, तो हमारी सुक्रोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या होते हैं हमारे नॉन रिड्यूसिंग। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 88 में कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से, एराइल अमीन। अब यहाँ बेसिसिटी के बारे में पूछा है, तो जितने भी एराइल अमीन होते हैं इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते हैं, इस वजह से उनका जो बेसिसिटी है कम हो जाता है। तो आर लेस बेसिक बिकॉज नाइट्रोजन आर, हाँ यही ऑप्शन सही लग रहा है। हाँ तो इसमें एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इसलिए। आरएनए और डीएनए में डिफरेंस, आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोज, आरएनए में रैबिनोज, गलत, आरएनए में राइबोज, हाँ यही ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप खुद कर सकते हैं, वैसे मैं भी आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। अब 4 क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल वाले हैं जो कि आप सॉल्व करने हैं, तो हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले तो छोटे वाले क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं। ये वाला आयनिक रेडिया ए और बी का आपको दे रखा है, ये और ये, तो इसमें तो सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर है, रेडियस रेशियो निकाल लो आप। तो कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, तो आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरह का आपका रेशियो आ जाएगा। और आपका रेडियस रेशियो अगर ये वाले नंबर्स दे रखे हों, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो ये तो खुद ही करिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने 75 करा दिया था, मैं आपको एक तो 68 करवा रही हूँ और एक 65, और भी है कोई, बस और तो नहीं है। चलिए जल्दी से देखिए 68, उससे पहले 65 करा देते हूँ। किस तरीके से अप्रोच करेंगे बिना हम, देखो इसमें सबसे पहले पढ़ो, इक्वल मोल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किसी कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इक्वल मोल्स पड़े थे, मान लो 1-1 पड़े थे, हाँ उसके अंदर हमने छोटा सा छेद कर दिया तो दोनों गैस बाहर आ रहे हैं, डिफ्यूजन या इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप इन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द रिएक्शन टू एस्केप, इसका क्या मतलब है, इस लाइन में ही सारे आंसर छुपे हुए हैं। अब जैसे मान लो ऑक्सीजन हमारे पास 4 मोल्स हैं, सपोज करो ऑक्सीजन के पहले 4 मोल्स थे जिसमें से 2 मोल्स निकल गए, तो पूछ रहा है कितना हिस्सा निकल गया, तो 1/2 निकल गया। इस तरीके से मान लो कोई भी नंबर लो, हमारे पास किसी कंटेनर में 10 मोल थे, उनमें से मैंने कहा कि ना 4 मोल्स निकल गए, तो कितना फ्रैक्शन निकल गया, कैसे निकालोगे, 4/10, तो ये आपका 0.4, कि भाई इतना हिस्सा आउट ऑफ 10 4 मोल्स निकल गई, ये निकालना है आपको, कितना हिस्सा ऑक्सीजन का बाहर चला गया। अब और क्या गिवन ऑफ, एक तो ये पूछा क्या है वो मैंने समझा दिया, अच्छा कितना समय लिया, और ये पूछ रहा है उतने ही समय में बताना है जितने में ऑक्सीजन का आधा फ्रैक्शन निकल गया, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, उतने ही समय में बताना है जितने में हाइड्रोजन अपना आधा निकल गया, हाफ फ्रैक्शन। भाई हाइड्रोजन मान लो 4 रहा होगा, उसमें से हाइड्रोजन ये कह रहे हैं जब जितना समय उसे दो हाइड्रोजन निकलने में लग गया ना, यानी हाफ हाइड्रोजन को बाहर जाने में, ऐसे समझो इस चीज़ को, मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पे कि कंटेनर है, उसमें हाइड्रोजन के सपोज करो 10 मोल्स हैं और 10 मोल ऑक्सीजन के हैं, तो ये कह रहे हैं वो कि जब इसके एक तरह से 5 मोल निकलने में जितना समय लगा, मान लो कि टी टाइम लगा, उतने ही टाइम में ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स बाहर निकल गए, तो मान लो कि ये 6 निकल गए, तो फ्रैक्शन क्या है 6/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं जितना समय हाइड्रोजन के का हाफ फ्रैक्शन निकलने में लगा, इतने ही समय में ऑक्सीजन का कितना फ्रैक्शन बाहर निकला है, ये बताना है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ग्राहम्स लॉ बताऊंगी, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब पर, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए है क्या, करना कैसे है। नेट पे आपने ऑब्वियसली देखे होंगे, पर इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। देखो रेट ऑफ एनी गैस, वो कहीं से डिफ्यूज़ हो रही है या इफ्यूज़ यानी किसी छेद में से निकल रही है, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके मास के। ऑब्वियसली कोई मोटी चीज़, भारी चीज़ है, सपोज करो कि कोई भारी चीज़ है, वो धीरे धीरे बाहर निकलेगी, कोई पतली सी चीज़ है, छोटी सी हल्की चीज़ है, वो तेज़ी से भागती है, फैलती जल्दी है। तो जो डिफ्यूजन रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास होता है। पहले तो एक तो ये पॉइंट समझ लो आप पक्का। तो रेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में रेट ऑफ हाइड्रोजन का जो रेशो है वो किसके इक्वल होगा, 1 में मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में 1 में मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का मास ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, ये अपॉन में ये
इज इक्वल्स टू मास ऊपर आएगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास कहाँ जाएगा नीचे। पहले तो ये कॉपी में लिख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। अब एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे कहीं से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी देखेंगे कितना निकल गया, उसकी क्वांटिटी देखेंगे ना, उसका वॉल्यूम कितना वॉल्यूम उसका बाहर चला गया। तो हम रेट ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस की जगह क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आउट अपॉन में उसने कितने समय लिया। वॉल्यूम की जगह मोल्स भी ले सकते हैं, राइट। तो हमारे पास इसी का फॉर्मूला ऐसे भी बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में टाइम, जितना उसने बाहर जाने में समय लिया। ऑलराइट, चलो अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ऑक्सीजन का रेट अपॉन में हाइड्रोजन का रेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। इस रेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में टाइम, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में टाइम, अपॉन ये आया। उसके बाद आपका समय तो सेम लिया ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। अब हाइड्रोजन के कितना मोल्स निकल गए? हाफ मोल्स, क्योंकि उन्होंने कहा है हाफ, मैं मोल्स मान के चल रही हूँ। तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स निकल गए कुछ टी समय में? हाफ। तो ऑक्सीजन के बताने हैं कितने निकले होंगे। तो हाइड्रोजन का मोलर मास H2 फॉर्मूला होता है तो 2 होगा। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, दोनों 32। तो ये 1/16, हम 1/16 को क्या लिख सकते हैं? 1/16 को 1/4, राइट। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया 1/4 इंटू में ये 1/2 से इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 1/8। तो यानी कि कितने ऑक्सीजन के कितना निकल गया ऑक्सीजन? 1/8। तो हमारे पास कितना ये फ्रैक्शन आया, एक तरह से कितना फ्रैक्शन ऑक्सीजन का एस्केप हुआ। हाइड्रोजन तो यूँ समझ लो 4 में से 1 हुआ, तो ऑक्सीजन कितना हुआ? 8 में से, इतना हिस्सा ही निकला है उसका। तो ये क्वेश्चन डन। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो आप बाद में खुद ही कीजिएगा, वो इजी क्वेश्चन है। लिथियम का BCC स्ट्रक्चर है, डेंसिटी दे रखी है, एटॉमिक मास आपको पूछ लिया है। इसको देखिए कैसे करना है बिना कैलकुलेटर के। आपको यहाँ पे डेंसिटी का एक फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा, Zm अपॉन में A³ इंटू में Na। अब देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ये 530 दे रखा है पर kg में है, तो आप इसको 0.530 ये मैंने ग्राम में बदल दिया। BCC में Z की वैल्यू 2, मोलर मास आपको कितना दे रखा है? 6.9, मैं इसको 7 ले रही हूँ, चलो इसको 6.9 ही रहने दो ताकि कट जाए, 3 की टेबल आए तो। A³ आपको एज निकालनी है, n 6.022 इंटू 10 की पावर 20। देखना मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी। पहले तो मैं इसको गायब कर रही हूँ, कर दिया। अब आप A³ को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 2 इंटू में 6.9 अपॉन में 6 इंटू में A³ नहीं सॉरी 0.53। ऑलराइट, अब आप एक काम करो, 2 की टेबल से इसको काट, 2 3 जा, 3 की टेबल 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9। अच्छा, इंटू 10 की पावर 23 भी था, ये तो हम भूल गए। अब ये आ गया A³ बराबर क्या आया मेरे पास? 2.3 अपॉन में 0.53 इंटू 10 की पावर 23 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 23 ऊपर चला गया, वो भी माइनस का। अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं इसमें, और क्या करना है? इस 53 को कट करना है। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया, A³ बराबर हमारे पास कितना आता था? 2.3 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन में 0.53। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। आप पहले पॉइंट को इधर लेके जाओ, तो जब आप इस पॉइंट को इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -24, नीचे क्या हो जाएगा? 0.53। 3 को हटा दो, 5 की टेबल को रखो, ये ऊपर जाके 50 हो गया, 0 आ गया। 5 से इसे कट करो, 5 4 जा 20, ये बिल्कुल कट हो गया है। अब एक बात देखो, इसका आप जब क्यूब रूट लोगे तो 10 की पावर -8 आ गया, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। नंबर को देखो, अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 46, देखो 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 4 का क्यूब क्या होता है? 64। हमें चाहिए क्यूब रूट ऑफ 46, तो यहाँ कहीं आएगा, तो 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 समथिंग। तो इसमें देखो ये रहा आंसर। तो हमें लॉग टेबल या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, वो रोल्स लॉ वगैरह पे बेस्ड है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप खुद कीजिए। थैंक यू सो मच।